जय श्री राम। तो कैसे आप सब लोग अच्छे हैं? अच्छा होना भी चाहिए। हमारी क्लासेस क्लास 9 की आज से एनसीईआरटी पॉलिटी की स्टार्ट हो गई है। ठीक है, इसके पहले हमने क्लास 6 से लेके 8 तक की पूरी पॉलिटी खत्म कर दी। आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज से पॉलिटी की क्लासेस आपकी स्टार्ट होगी क्लास 9 की। ठीक है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए है। पूरी एनसीईआरटी लाइन से हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट के बारे में। टोटल 5 चैप्टर है। 5 चैप्टर आपको 5 डेज में आपके मिल जाएगा। ठीक है, हर रात को रात 8 बजे आपको ये वीडियोस मिल जाया करेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है आपका लोकतंत्र क्या है, या फिर लोकतंत्र क्यों? व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी? एंड व्हाई डेमोक्रेसी, आज इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। डेमोक्रेसी क्या होती है और डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है। ये नॉर्मल परिचय दिया है। लोकतंत्र क्या है ये आपके सिलेबस में नहीं आएगा और ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपका स्टार्ट होता है यहां से। लोकतंत्र है क्या? आप सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं। लोकतंत्र की अब तक की आपकी समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए सरकारों का कुछ सामान्य विशेषताएं लिखिए। जैसे लोकतंत्र सरकारें, गैर लोकतंत्र। कोई डेमोक्रेटिक होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो कि जनता द्वारा चुना गया कोई रूलर होता है। ये नॉर्मल आपकी परिभाषा क्यों जरूरी, ये कहानी बताई गई, ये आपके लिए जरूरी नहीं है। आपका चैप्टर मैनली स्टार्ट होता है जब ये पूरी कहानी कंप्लीट हो जाएगी आपके एनसीईआरटी में। तो फिर आपका अगला पॉइंट आता है यहाँ से कि जहाँ पास लिखा होगा आपके एनसीईआरटी में अ सिंपल डिफिनीशन। ठीक है, इंग्लिश में सिंपल डिफिनीशन या इंग्लिश में एक सरल परिभाषा के रूप में हम जानेंगे कि लोकतंत्र होता क्या है। आइए उस चर्चा पर फिर से गौर करें। जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी होती है। जैसे कहते हैं ना कि हमारी सरकार लोकतांत्रिक है कि नहीं है। जैसे कि इस बार देखे होंगे कि चुनाव में कहा जा रहा था कि डिक्टेटरशिप आ जाएगी, लोकतंत्र पूरा खत्म हो जाएगा, अगर बीजेपी की पूरी गवर्नमेंट आ जाएगी। इसके बारे में जानते हैं कि रियल में होता क्या है। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था। लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार था। क्या था? सरकार को चुनने का अपना अधिकार हुआ करता था। इसीलिए हम एक सरल परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि क्या है लोकतंत्र की परिभाषा? लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। क्या है आपकी परिभाषा? सिंपल सी परिभाषा, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ, इंग्लिश में भी आप लिख लीजिए, डेमोक्रेसी इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट in which the rulers are elected by the people। ठीक है, डेमोक्रेसी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी क्या है? एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि रूलर्स किसके द्वारा इलेक्टेड होते हैं? आपके लोगों द्वारा। उसी क्या कहते हैं? उसी को कहा जाता है आपके लोकतंत्र। लेकिन क्या डायरेक्ट ऐसा होता है कि मतलब जहां पास चुनाव हो रहे तो वो लोकतांत्रिक है ही? इसके बारे में आज जानेंगे। यह एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत ही स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के में अंतर कर देती है। म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया। जैसे म्यांमार आपका जो देश है, आपका हमारा पड़ोसी देश है। यहाँ पास आपके अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, इधर साइड से बाउंड्री लगती है म्यांमार की। आप मैप में देखे होंगे, मैप की हमारी क्लासेस पढ़ी है, आप जाके उसमें देख सकते हैं। ठीक है, नहीं किया। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। जो जैसे आर्मी है ना अपने देश की, उसी तरह वहां पास जो आर्मी थी वो क्या बन गया? देश के शासक बन गए। शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। पिनोसे यानी चिले जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते। मतलब वहां का ये नाम आया है मिलिट्री के वो, पिनोसे या फिर चिले।
ये बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने यह हक पाया। जैसे कि हमारे किंग लोग होते थे, उनका ये कहना था कि जो राजा का बेटा राजा बनेगा, जो उनकी खानदान में होंगे वही राजा लोग बनेंगे। ये भी क्या होता है, लोकतंत्र की परिभाषा नहीं है। लेकिन ये सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। इससे हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन, समझ में आता है, लोगों का शासन है। पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती हैं, और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए आज जानते हैं कि लोकतांत्रिक क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। जैसे कि हम अध्याय 3 में देखेंगे कि समकालीन दुनिया की हर सरकार, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या ना हो, खुद को लोकतांत्रिक कहना या कहलाना चाहती है। इसीलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानी पूर्वक फर्क करना होगा। यह काम हम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझें और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लोकतंत्र की परिभाषा, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, चाहे आप क्लास 9th में। तो लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों को चुनती है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये नॉर्मल आपको पता है। इसमें एक अनेक सवाल उठा करते हैं। इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है? जो रूलर है वो है कौन? किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों का चुनाव हुआ होना आवश्यक है? लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं? ये भी क्वेश्चन मार्क है। किस तरह से चुनाव यानी इलेक्शन को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं? किस तरह के इलेक्शन को हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहा जाता है। किस तरह से कहा जाता है भैया? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है आपका। ठीक है, इसके साथ साथ किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है? What condition must be fulfilled for an election to be considered democratic? ठीक, फिर आपका आता है कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं क्या? तो ये बताइए साहब, who are the people who can elect the rulers or get elected as रूलर्स? एंड फिर क्या इसमें प्रत्येक नागरिक का बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है? क्या ये जरूरी है? शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन इक्वल बेसिस? क्या सभी लोग इसमें भाग ले सकते हैं? क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकता है? कोई वंचित भी कर सकता है क्या? इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, सरकार के किस स्वरूप में? द फाइनली व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी? किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे? बताइए, सरकार के किस स्वरूप को कहेंगे? या क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं? यह लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं से बांधकर काम करना जरूरी है? क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के लिए कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए या नहीं चाहिए? आइए सब उदाहरणों को साथ साथ इन पर बारी बारी से विचार करें। सबसे पहले देखते हैं प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में, जैसे मेजर डिसीजन इलेक्टेड बाय द लीडर्स। क्या है आपका हेडिंग? मेजर डिसीजन, सॉरी, मेजर डिसीजन इलेक्टेड बाय द लीडर्स। ठीक है, पाकिस्तान में जैसे कि अब कहानी बताते हैं आपको, जैसे कि पाकिस्तान में क्या था, जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में, ठीक है, सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की। इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कॉप इन अक्टूबर 1990। ये क्या कर दिया, पूरी वहां की गवर्नमेंट को गिरा के खुद का क्या बना दिया, खुद को बोला कि मैं यहाँ का अशेष शासक गवर्नमेंट। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का क्या बना लिया, मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया। उसने क्या किया कि
ये खुद तो शासन बन गया, फिर उसके साथ साथ ये रेफरेंडम लाया और खुद को क्या कर दिया, 5 साल के लिए वहां का साथ अपना बढ़वा लिया कार्यकाल। पाकिस्तान मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वाले ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई है। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, क्या निकाला उसने, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को ही बदल डाला। जैसे कहते हैं ना कि संविधान बदलना, जैसे इस बार के चुनाव में हुआ था कि अगर बीजेपी 400 सीट प्लस आ गई तो क्या कर देगी, पूरा का पूरा संविधान ही नष्ट कर डालेगी। तो उन्होंने क्या कर दिया, आपके मुशर्रफ साहब ने पाकिस्तान का संविधान ही बदल डाला। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली को भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, जिसके ज्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी थे। अधिकारी क्या है, ज्यादातर वहां के क्या फौजी लोग तो अपने वो बना दिया। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली के लिए चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए, चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास ही। तो क्या हम इसे लोकतांत्रिक प्रदेश देश कह सकते हैं? जी नहीं। स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के अनेक ठोस कारण हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया? हम ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया है, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते थे। अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था, जो जनता द्वारा नहीं था। इसीलिए हम क्या कहेंगे, इसे डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहेंगे। ऐसा तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासक व्यवस्थाओं में होता है। वहां औपचारिक रूप से चुनी हुई संसद, और संसद मीन्स आपके क्या होता है इंग्लिश में, आपके पार्लियामेंट, याद रखिएगा। जैसे अपने देश में पार्लियामेंट में ना, वैसे वहां भी है हर जगह। संसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती। कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है और न कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। इसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता, याद रखिएगा। इससे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। तो क्या डिसीजन आ रहा है कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन, ये जो पॉइंट है ना, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करने पड़ेंगे। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन, द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर, मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट with those elected by the people, those elected by the people। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर्स मस्ट रेस्ट विद द दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, इसके बारे में देखते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, जिनकी सांसद को तवांगो रेमनिम दाइबियाओ दुई, यानी राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ठीक है, चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। जैसे अपने भी पार्लियामेंट में कितने वर्ष बाद होते हैं? 5 वर्ष बाद लोकसभा का चुनाव। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री है ना, वहां पास आपके राष्ट्रपति। इसमें पूरे चीन से करीब 3000 सदस्य आते हैं। कितने आते हैं? 3000। लेकिन कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है।
चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी, जैसे कि मान लो अपना ये देश है ना, तो सभी को अगर किसी को चुनाव लड़ना है तो मान लो एक ही पार्टी से मंजूरी लेनी, मान लो XYZ बीजेपी हो गई, इसी से ही आपको सबसे मंजूरी लेनी पड़ेगी। फिर 2002-3 में हुए चुनावों में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली थी। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है, मतलब कोई चुनाव चाहे जब तक हो, लेकिन हमेशा किसकी पार्टी बनती है? आपकी कम्युनिस्ट पार्टी की। 1930 में आजाद होने के बाद, 1930 में ही आजाद होने के बाद मैक्सिको, इसी तरह आपकी क्या है, मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। ठीक है, एक आपने ये देख लिया चाइना का उदाहरण, अब देखेंगे आपके मैक्सिको का उदाहरण। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाह नहीं आई, लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में PRI यानी इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती थी। सोचिए 2000 तक, 1930 से हमेशा सिर्फ वही विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे, पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर साल में जीत हासिल करने के लिए PRI कुख्यात थी। मतलब ये था कि वो साम दाम दंड भेद, मतलब अपना चारों तरफ, चाहे नॉर्मल डायरेक्ट जीत जाए, चाहे किसी को मार के जीत जाए, चाहे अपोजिशन लीडर को जेल में डाल के जीत जाए, पर जीतना उनका लक्ष्य हुआ करता था। ठीक है, सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। याद रखिए, सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से PRI के लिए वोट डालने देने को कहते थे। सोचिए, यहाँ प्रिंसिपल भी आपका वो चुनाव कर प्रसार कर रहा था। मीडिया भी जब तब विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नजरअंदाज करती थी, मतलब वहां पास भी मीडिया बिकी हुई थी। ठीक है, कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता था, जिससे अनेक लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे। PRI अपने उम्मीदवारों के चुनावी अभियान पर काफी पैसे खर्च भी करती थी। क्या हम ऊपर वर्णित चुनावों को लोगों द्वारा अपने शासक चुनने का उदाहरण मान सकते? क्या हम इसे लोकतांत्रिक कह सकते हैं? इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद तो यही लगता है कि हम ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ काफी सारी समस्याएं हैं। चीन के चुनाव में लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प ही नहीं होता। लोगों को शासक दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना होता है। क्या हम इसे मनपसंद चुनाव कह सकते हैं? मेक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि कहने को विकल्प होते हुए भी असल में वहां की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प ना था। किसी भी तरह वहां शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता था। लोगों के चाहने पर भी वहां हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। इस प्रकार अब हम लोकतंत्र की अपनी समझ में एक अन्य विशेषता या गुण को जोड़ सकते हैं। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं होता। चुनाव में एक से ज्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए। फिर लोगों के पास यह विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहे तो शासक दल को गद्दी से उतार दें। इस प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले जो लोकतंत्र वो कहलाता है जहां पास निष्पक्ष हो, तो स्वतंत्र चुनाव आधारित पर, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। मतलब ये है कि कभी आप जीते कभी हम जीते, है ना, ये होना चाहिए। अ डेमोक्रेसी मस्ट बी, ये पॉइंट आपको बिल्कुल, जो भी ये क्लास 9th में है तो ये बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। जो जो पॉइंट मैं आपको बता वही इंग्लिश में भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing.
fair chance of, ठीक है। A democracy must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing, ठीक है। यानी लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। फिर एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य, ठीक है। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, क्या बताया गया? 1 पर्सन 1 वोट, ठीक, और 1 वैल्यू, एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल। पहले हमने पढ़ा है कि किस तरह से लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौम वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा था। जैसे हमने पहले क्या पढ़ा है कि earlier we read about how the struggle for democracy was linked to demand for universal adult franchise। इन्हें क्या कहते हैं? सार्वभौम वयस्क मताधिकार, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया है, पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने का उदाहरण भी कम नहीं है। जैसे 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। याद रखिएगा, सऊदी अरब जो कंट्री यहाँ पास 2015 में नहीं था, जैसे हमारे में 1920 तक आपके लगभग नहीं था, हुआ करता था, ठीक है। सिर्फ पुरुष ही दिया करते थे। फिर एस्टोनिया जो देश है आपका यूरोप में, ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल। जैसे कि यहाँ पास जैसे जो माइनॉरिटी है ना आपके एस्टोनिया में माइनॉरिटी आपकी क्या है? रूसी लोग, रसिया वाले लोग, तो इनको वोट देने का अधिकार नहीं है। इसी तरह फिजी के चुनाव में चुनाव प्रणाली वहां के मूल निवासियों को वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक को वोट से ज्यादा। जैसे कि मान लीजिए इंडिया का हिंदू जो है, मान लीजिए एग्जाम्पल में हिंदू का वोट का पॉइंट आपको 2 मिलेगा, और अगर मुस्लिम यहाँ की माइनॉरिटी है तो उसको 0.1 देंगे, इस तरह से। तो जो फिजी के वहां के लोग रहते थे ना, उनको उनका वोट ज्यादा है, एक वोट की वैल्यू, और जो आपके अन्य जो आपके भारतीय मूल के फिजी लोग हैं उनकी वोट की वैल्यू कम है। इसी तरह लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है, ठीक है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता जानते हैं। ये आपकी डायरेक्ट ये पूछ रहा है, विशेषता है पूरी, ठीक है। आपकी पूरी की पूरी जो मैंने अभी तक 3 पॉइंट आपके करवाए हैं, तो ये पूरी आपकी डायरेक्ट विशेषता पूछेगा कि इसकी भी फीचर्स क्या है, ठीक है। ये पूरी विशेषता, लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। क्या है, क्या बोल रहा है? इन अ डेमोक्रेसी, इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 vote and each vote must have 1 value। मस्ट हैव 1 वैल्यू। तो क्या पता चलता है कि जो लोकतंत्र वो कहलाता है जहां पास हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। वही क्या है? आपकी डेमोक्रेसी की विशेषता है, तभी वो देश डेमोक्रेसी माना जाए। अब देखते हैं अगला, कानून का राज और अधिकारों का आदर, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट ठीक है। कानून का राज और अधिकारों का आदर, जैसे कि जिम्बाब्वे में 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासक से मुक्ति मिली थी। जैसे हमारे ही देश में ना, जैसे हमारे देश को 1947 में आजाद किया था, उसी तरह जिम्बाब्वे को भी 1980 में आजाद किया गया। उसके बाद देश पर जानू पीएफ दल का राज है। किसका राज था? आपके
जानू पीएफ दल का, जैसे हमारे होने के बाद हमारे यहाँ कांग्रेस का राज था ना, उसी तरह, जिसके देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी, जिसने क्या की थी, स्वतंत्रता संग्राम की अगुवाई की थी। इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आजादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। चुनाव नियमित रूप से होते थे और सदा जानू पीएफ दल ही जीतता था। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वे चुनाव में गलत तरीके से अपनाते थे। आजादी के बाद से उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की थी और उसकी जवाबदेही को कम किया था। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था और उनकी सभाओं में गड़बड़ कराई जाती थी। सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। एक ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था। टेलीविजन और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था और उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते। मतलब ये था कि जो टीवी चैनल थे वहां सिर्फ शासक दल के प्रचार, उनकी सिर्फ तारीफ ही वो होती, उनकी बेइज्जती नहीं कर सकते थे। अखबार स्वतंत्र थे, पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था। सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसले की परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते थे और उसने जजों पर भी दबाव डाला। 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक जरूरत है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं, लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनावों पर नजर डालना जरूरी है, पर उतना ही जरूरी है कि चुनाव के पहले और बाद की स्थितियों पर भी नजर डाली जाए। चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूहों के कामकाज समेत सभी तरह की राजनीतिक और गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करे, उनको सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने की और अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कानून की नजर में सभी लोगों की समानता होनी चाहिए। इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए, जिसके आदेशों का पालन सब लोग करते हों। इन अधिकारों के बारे में हम अधिक विस्तार से कहाँ पढ़ेंगे, अध्याय 5 में पढ़ेंगे। ठीक है, कि क्या बोलता है, कैसा बोलता है। इसी प्रकार कुछ दूसरी शर्तें हैं जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीकों पर लागू होती है। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है, उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है। खास तौर से उसे अल्पमत वाले समूहों को दी गई कुछ गारंटियों का आदर करना होता है। हर प्रमुख फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है और हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियों संविधान द्वारा दी जाती है। ये सभी न सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी क्या होते हैं, जवाबदेही या उत्तरदायी होते हैं। इसके बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, अध्याय 4 में। इस प्रकार हम लोकतंत्र की चौथी और अंतिम विशेषता को रेखांकित करते हैं। ऐसे लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। ठीक है, क्या बोला इसने कि एक लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही होती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट rules within set by constitutional
कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स एंड सिटीजन राइट्स। ठीक है, इसी प्रकार कुछ दूसरी शर्तें हैं जो आपको अपने बता दिया ये सब। अब देखते हैं परिभाषाओं का सारांश यानी समरी डिफिनीशन। आइए अब तक हुई चर्चा को समेटे और हमने लोकतंत्र की इस सरल सी परिभाषा से बात शुरू की थी कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। हमने पाया कि जब तक हम इसके कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में और स्पष्ट न हो जाएं, यह परिभाषा पर्याप्त नहीं है। अनेक उदाहरणों के जरिए हमने शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र के 4 विशेषताओं को रेखांकित किया। इसके अनुसार लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले लेते हैं। ठीक है, पहला चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहे जो मौजूद शासकों को बदल सकते हैं। फिर यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध होते हैं, मतलब ये सबके लिए समान है। इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है। कहां पहुंचे क्या समझेंगे। ठीक है, अब देखते हैं लोकतंत्र ही क्यों। वाई डेमोक्रेसी, दो इसमें चैप्टर का ही नाम था व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। तो अब हम पढ़ेंगे वाई डेमोक्रेसी के बारे। डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है किसी भी अच्छे देश को चलाने के लिए, क्यों जरूरी है डेमोक्रेसी, इसके बारे में जानेंगे। एक बहस शुरू हुई, ये नॉर्मल बहस है, बहस पे हम चर्चा नहीं करते क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं, तो हमें बहस करना उचित नहीं लगता। चलिए अब देखते हैं कि लोकतंत्र के खिलाफ तर्क क्या है। इस चर्चा में लोकतंत्र के खिलाफ वे अधिकांश तर्क सामने आ गए जिन्हें हम आमतौर पर सुनते हैं। ये तर्क कुछ इस प्रकार होते हैं। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती। पहला क्वेश्चन, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं है। ये आम आदमी आपस में तर्क वितर्क करते रहते हैं कि क्या क्या होते हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी हो जाती है। मतलब लोकतंत्र होना भी क्या नुकसान है क्या, ये बताया जा रहा है। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले हो जाते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती, इसीलिए इसमें क्या होता है ज्यादातर भ्रष्टाचार। देखो चुनाव जब होंगे ना भैया, तो बहुत वो बैनर पोस्टर, ये प्रचार वो प्रचार, ये गाड़ियां वो गाड़ियां, इससे क्या होता है मैटर हो जाते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इससे क्या हो जाता है मैटर हो जाता है। सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी, इसलिए उन्हें किसी चीज का फैसला नहीं करना चाहिए। क्या लोकतंत्र के खिलाफ कुछ और भी बातें हैं जो आपके मन में रह गई हैं। इनमें से कौन सा तर्क मुख्य रूप से लोकतंत्र पर ही लागू होता है। इनमें से कौन सा तर्क किसी भी तरह की सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करने के मामले में लागू नहीं होगा। इनमें से किस तर्क से आप सहमत। ठीक है, निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी समस्याओं को खत्म करने वाली जादू की छड़ी नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि लोग ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपको पूरी तरह से समस्याएं खत्म करती, लेकिन लोकतंत्र ने हमारे देश में या दुनिया के अन्य हिस्सों में भी गरीबी नहीं मिटाई है। सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र सिर्फ इसी बुनियादी चीजों को देखता है कि लोग अपने बारे में खुद फैसला करें। इससे इस बात की गारंटी नहीं हो जाती कि उनके सभी फैसले अच्छे ही होंगे। मतलब जो लोकतंत्र ले रहा है ऐसा गारंटी नहीं है। जैसे किसान बिल आया था, फिर बहुत सारे लोगों ने किसानों ने वो किया, आंदोलन किया, फिर उसके बाद क्या हुआ, किसान बिल आपके वापस हो गया। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं जो आपके, ये नहीं कि जरूरी फैसला आपके अच्छे होंगे। इन फैसलों में लोगों को भागीदार बनाने में फैसलों में देरी होती है। यह भी सही है कि लोकतंत्र में जल्दी जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है। कई बार बड़े फैसलों और सरकार की कार्यकुशलता पर भी इसका बुरा असर होता है। इन तर्कों से यह लगता है कि हम लोकतंत्र का जो रूप देखते हैं वह सरकार का आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता है। पर वास्तविक जीवन में हमारे सामने यह सवाल नहीं होता, वहां सवाल यह होता है कि क्या हमारे पास सरकार के स्वरूपों के जो विकल्प उपलब्ध है उनमें लोकतंत्र किसी भी दूसरे से बेहतर है क्या। ठीक है, फिर लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, भी आपने विपक्ष में तर्क देखा था, अब लोकतंत्र के पक्ष में देखेंगे। ठीक है,
अभी आपने क्या देखा, आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अब देखेंगे आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी के बारे में। ये क्या देखेंगे, आर्गुमेंट फॉर और डेमोक्रेसी। चीन में 1958 से 61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक ज्ञात सबसे भयावह अकाल था। याद रखिएगा, चीन में 1958 से इनमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मरे थे। कितने करोड़, 3 करोड़। उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भुखमरी की स्थिति तो नहीं आई। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसा दोनों देशों की सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ था। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया वैसे करने की जरूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की, क्योंकि अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भुखमरी नहीं हो सकती। मतलब जहां पास आपका लोकतांत्रिक देश है ना, वहां नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर चीन में भी बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती, विपक्षी दल होता और सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती, तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मर सकते। ठीक है, इसीलिए कहते हैं, देखिए किसी भी चीज का लेकर अगर आपके पास एक दिमाग है तो हो सकता है सही हो गलत, अगर आपके पास 10 दिमाग लग रहे हैं तो कोई सही बोलेगा कोई गलत बोलेगा। इसे इसीलिए कहते हैं तर्क वितर्क करते रहना चाहिए, जिससे क्या हो, आपका आप पूरा अच्छे फैसले होते हैं। यही उदाहरण है कि लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बताने वाले विशेषताओं में से एक को बहुत स्पष्ट ढंग से सामने लाता है। लोगों की जरूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की जरूरतों पर ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी, और यह सब सरकार चलाने वालों की मर्जी पर निर्भर करेगा। अगर शासकों को कुछ करने की जरूरत नहीं लगती तो उनको लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की जरूरत नहीं है। पर लोकतंत्र में यह जरूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की जरूरत पर तत्काल ध्यान दें। सबसे पहले लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप आपका होता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर अ गवर्नमेंट। ठीक है, यानी लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि ये शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप। क्योंकि अगर कोई तानाशाह होता है उससे आप कैसे जवाब मांगेंगे भैया, वो तो अपने मन की करेगा ना। लेकिन गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों से बेहतर फैसले करने का एक अन्य कारण भी है। लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहसें है। जैसे लोकतंत्र होता है ना, यहाँ पास विपक्ष भी सवाल उठा सकता है पक्ष दल से, और जो और भी लोग होते हैं वो भी। इससे क्या होता है कि चर्चाएं होती हैं, बहसें होती हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक फैसले में हरदम ज्यादा लोग शामिल होते हैं, चर्चा करके फैसले होते हैं, बैठकें होती हैं। अगर किसी एक मसले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो तो उसमें गलतियों की गुंजाइश कम से कम हो जाती है। इसमें कुछ ज्यादा समय जरूर लगता है, लेकिन महत्वपूर्ण मसलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने में अपने लाभ भी हैं। इससे ज्यादा उग्र या गैर जिम्मेवार फैसले लेने की संभावना घटती है। इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय के लिए संभावना बढ़ाता है। दस डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसी से जुड़ा तीसरा तर्क भी है, लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। क्या कराता है? डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। किसी भी समाज में लोगों के हितों और विचारों में अंतर होगा कि भारत की तरह भारी सामाजिक विविधता वाले देश में इस तरह का अंतर और भी ज्यादा होता है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, उनकी धार्मिक मान्यताएं अलग अलग हैं और जातियां भी जुदा जुदा। दुनिया को ये सभी अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और उनकी पसंद में भी अंतर है। एक समूह की पसंद और दूसरे समूह की पसंद में टकराव भी होता है। ऐसे टकराव को कैसे सुलझाएंगे? इसे ताकत के बल पर सुलझाया जा सकता है। जिस समूह के पास ज्यादा ताकत होगी वह दूसरे को दबा देगा और कमजोर समूह को इसे मानना होगा, लेकिन इससे नाराजगी और असंतोष पैदा हो। ऐसी स्थिति में विभिन्न समूह ज्यादा समय तक साथ नहीं रह सकते। लोकतंत्र इस समस्या का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान कराता है।
लोकतंत्र में कोई भी स्थायी विजेता नहीं होता है, कोई स्थायी रूप से पराजित भी नहीं होता, क्योंकि आज जीत रहे आप कल हार रहे हैं, ठीक है, कल हार रहे परसों जीत रहे। सो विभिन्न समूह एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं। भारत की तरह विविधता वाले देश को लोकतंत्र ही एकजुट बनाए, मतलब हमारे देश में इतनी विविधता है फिर भी कैसे हम एकता है, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, ठीक है। बेहतर समाज, सरकार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिसाब से ये तीन तर्क लोकतंत्र को काफी मजबूत साबित करते हैं, लेकिन लोकतंत्र के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क उससे बनने वाली सरकार के कामकाज से जुड़ा नहीं है। यह तर्क लोकतंत्र और नागरिकों के रिश्ते का है। लोकतंत्र में नागरिकों की जो हैसियत होती है वह किसी और व्यवस्था में नहीं होती। अगर इस व्यवस्था में बेहतर फैसले लेने और उत्तरदायी सरकार चलाने का काम ना भी हो तब भी यह दूसरे से बेहतर है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यह सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े लिखे को है। लोग किसी शासक की प्रजा ना होकर खुद आप अपने शासक हैं, ये है लोकतंत्र की खूबसूरती। अगर वे गलतियां करते हैं तब भी वे खुद इसके लिए जवाबदेही होते हैं। लोकतंत्र के पक्ष में आखिरी तर्क क्या कहता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरे से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है, ठीक है। ये क्यों अच्छा है, क्योंकि डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट्स अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। जैसे कि हमने ऊपर देखा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लोकतंत्र में कोई गलती नहीं हो सकती। किसी भी किस्म की सरकार इस बात की गारंटी नहीं दे सकता। इस मामले में लोकतंत्र का लाभ यह है कि इनमें गलतियों को ज्यादा देर तक छुपाए नहीं रखा जा सकता है। इन गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा की गुंजाइश लोकतंत्र में है और फिर इनमें सुधार करने की गुंजाइश भी है। इसका मतलब यह है कि तो शासक समूह अपना फैसला बदले या शासक समूह को ही बदला जा सकता है। गैर लोकतांत्रिक सरकारों में ऐसा नहीं किया जा सकता, ठीक है। चले अब इस चर्चा को समेटी। लोकतंत्र में सब चीज नहीं दे सकता और ना ही यह सभी समस्याओं का समाधान है, लेकिन यह साफ तौर पर उन सभी दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर है जिन्हें हम जानते हैं और दुनिया के लोगों जिनका अनुभव करते हैं। यह अच्छे फैसलों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराते हैं। जितने भी अच्छे हैं ना उसके लिए क्या बेहतर अवसर उपलब्ध कराएगा, ठीक है। इनमें लोगों की इच्छाओं को सम्मान किए जाने की ज्यादा संभावना है और इनमें अलग अलग तरह के लोग ज्यादा बेहतर ढंग से साथ साथ रह सकते हैं। अगर यह इनमें से कुछ काम करने में असफल रहता है तब भी इनमें गलती सुधारने की संभावना है और इसमें सभी नागरिकों को ज्यादा सम्मान मिलता है। इसी वजह से लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना जाता है, ठीक है भैया। अब देखते हैं लोकतंत्र के बेहतर अर्थ यानी ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी क्या कहती है। इस अध्याय में हमने लोकतंत्र की एक सीमित और विवरणात्मक शैली में चर्चा की। कैसे चर्चा की। इन दिस चैप्टर वी हैव कंसीडर्ड द मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी इन अ लिमिटेड एंड डिस्क्रिप्टिव सेंस, ठीक है। हमने शासन के एक स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र समझा। लोकतंत्र की इस प्रकार की व्याख्या हमें उन न्यूनतम विशेषताएं या गुणों की पहचान कराती है जो लोकतंत्र की जरूरत है। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। किसका वाला लोकतंत्र। प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहां सभी लोग शासन नहीं चलाते हैं। सभी लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है और यह बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। यह जरूरी हो जाता है क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव ही नहीं हो सकता। अगर यह संभव हो तब भी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता और कौशल नहीं होता। इसमें हमें लोकतंत्र के स्पष्ट लेकिन न्यूनतम जरूरी समझ मिलती है। इस स्पष्टता से हमें लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकारों में अंतर करने में मदद मिलती है, लेकिन इससे हमें एक सामान्य
लोकतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर करने की क्षमता नहीं मिल जाती। इससे हम लोकतंत्र को सरकार से परे जाकर नहीं समझ पाते। इसके लिए हमें लोकतंत्र से बेहतर अर्थ को समझना पड़ता है, यानी ब्रॉडर अर्थ को समझना होगा। कई बार हम लोकतंत्र का प्रयोग सरकार से अलग अलग संगठनों के लिए करते हैं। जरा इन कथनों पर गौर कीजिए। हम लोगों का परिवार काफी लोकतांत्रिक है। जब भी फैसला करना होता है तो हम सभी साथ बैठकर आपसी सहमत से फैसले लेते हैं। फैसले में मेरे विचारों का भी उतना ही महत्व होता है जितना मेरे पिताजी का। ये बात सही है। मुझे वे शिक्षक नापसंद है जो कक्षा में छात्रों को बोलने और सवाल पूछने की इजाजत नहीं देते। मैं तो ऐसे शिक्षक पसंद करूंगी या फिर करूंगा जो लोकतांत्रिक मानसिकता का हो। एक नेता और उसके परिवार के लोग इस पार्टी के सारे फैसले करते हैं, वे क्या लोकतंत्र की बात करेंगे? लोकतंत्र शब्द का इस तरह का प्रयोग फैसले लेने के उसके बुनियादी तरीकों को उजागर करता है। लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति से फैसले लेना, यानी जो बहुत शक्तिशाली ना हो उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होना जितना किसी बहुत शक्तिशाली का। यह बात सरकार या परिवार पर भी लागू होती है और किसी अन्य संगठन पर भी। इस प्रकार लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। कई बार हम लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किसी मौजूदा सरकार के लिए नहीं करके कुछ आदर्शों के लिए करते हैं। इन्हें पाने का प्रयास सभी लोकतांत्रिक शासकों को जरूर करना चाहिए। इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भी भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं रहे। क्या याद रखिए, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहां पास भूखे लोग सोते हैं। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसले लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए वोट के समान अधिकार भर की जरूरत नहीं है। हर नागरिक को इसके लिए सूचना की समान उपलब्धता, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसाधन और पक्की निष्ठा होनी चाहिए। अगर हम इन आदर्श पैमानों के आधार पर आज की शासन व्यवस्था को परखे तो लगेगा कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र ही नहीं है। फिर भी आदर्श के रूप में लोकतंत्र की हमारी समझदारी हमें बार बार यह याद दिलाती है कि हम लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों देते हैं। इससे हमें मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को परखने और उनकी कमजोरियों को पहचान करने में मदद मिलती है। क्या मदद मिलती है कि उनकी कमजोरियां क्या हैं, उनको कैसे पहचाना जाए, इसकी मदद मिलती है। ठीक है, इससे हमें न्यूनतम या काम चलाऊ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच का अंतर समझने में मदद मिलती है। कौन अच्छा कर रहा है, कौन आपका काम चलाऊ। इस किताब में हमने लोकतंत्र की व्यापक अवधारणा पर ज्यादा बातें नहीं की। हमने सिर्फ शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र के कुछ बुनियादी संस्थागत स्वरूपों की चर्चा की है। अगले साल आप लोकतांत्रिक समाज और अपने लोकतंत्र में मूल्यांकन के तरीकों के बारे में और ज्यादा बातें जानेंगे। इस समय हमें सिर्फ यह याद कर लेना जरूरी है कि लोकतंत्र जीवन के अनेक पहलुओं में प्रासंगिक है और लोकतंत्र कई रूप ग्रहण कर सकता है। समानता के आधार पर चर्चा और विचार विमर्श के बुनियादी सिद्धांत को माना जाए तो लोकतांत्रिक ढंग से फैसला भी कई तरह से हो सकता है। आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है और लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना। इसके बारे में हम अध्याय 4 में ज्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन जब समुदाय छोटा हो तब लोकतांत्रिक फैसला लेने के दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। फिर तो सभी लोग साथ बैठकर सीधे वही फैसला कर सकते हैं। किसी गांव की ग्राम सभा को इसी तरह काम करना चाहिए। क्या आप लोकतांत्रिक फैसले लेने के कुछ और तरीके की कल्पना कर सकते हैं? इसका यह भी मतलब हुआ कि किसी भी देश में आदर्श लोकतांत्रिक नहीं है। लोकतंत्र की जिन विशेषताओं की चर्चा हमने अध्याय में, वे लोकतंत्र का नियंत्रण शर्त है, पर इससे यह आदर्श लोकतंत्र नहीं बनता। ठीक है, नॉर्मल से ये चैप्टर आपका पूरा हो गया है। ठीक, इस चैप्टर में मैं आपको बता दूं, आपने पहला चैप्टर पढ़ा है, इसके बाद मैं आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, तीसरा। इसमें टोटल 5 चैप्टर आपके दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें आज हमने पढ़ा है कि डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है, व्हाई डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज डेमोक्रेसी। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। तीसरा आपका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। चौथा वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। पांचवा डेमोक्रेटिक राइट। इस तरह से आपके पॉलिटी में 5 चैप्टर। आज हमारा पहला चैप्टर। हर दिन एवरीडे आपको नाइट में 8 PM पर पॉलिटिक्स की क्लासेस आएंगी प्रतिदिन, मंडे टू सैटरडे। ठीक है,
प्रतिदिन रात को 8 बजे आपको क्या मिलेगी? पॉलिटी की क्लासेस मिलेगी, क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।